देखिए, आ, जैसे मैं बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ, आप सबने पढ़ा होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम या ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब ये बहुत सामान्य सा नियम है कि द्रव्य नष्ट नहीं होता, बल्कि कोई भी परिवर्तित चीज होता। जो द्रव्य है वो नष्ट नहीं होती। ये पहले से एक सत्य था। ऐसे ही ऊर्जा नष्ट नहीं होती, एक सर्वविदित सत्य था। अब जो यानी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, कहीं आग लगती है, तो आग लगने के पहले जितना आग एक रासायनिक अभिक्रिया, आग लगना यानी उसका ऑक्सीडेशन है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। जब किसी चीज में आग लगती है तो आग लगने के पूर्व जितनी चीजें हैं और आग लगने के बाद राख बचती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और वाष्प निकलता है, जिसको आप के पूर्व ईंधन जला के यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षित रहता है। यानी एक जो भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन में तो बिल्कुल संरक्षित होता है, भौतिक परिवर्तन में तो कोई बदलाव नहीं होता है। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया जिसमें परिवर्तन घटित होता है, उन परिवर्तनों में भी देखा गया कि जो पहले रासायनिक अभिक्रिया के पहले द्रव्यमान था, वही द्रव्यमान रासायनिक अभिक्रिया के बाद रहता है, और इसको कहा गया द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब इस द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिफल था कि सबके मन में, सभी वैज्ञानिकों या सबके जो सामान्य विद्वत समुदाय है, इसको संज्ञान में था कि किसी भी प्रकार का कोई इस तरह की घटना घटित होती है, भौतिक या रासायनिक, तो उसमें द्रव्यमान सुरक्षित रहता है। ऐसे ऊर्जा संरक्षण का नियम है कि ऊर्जा नष्ट नहीं होती, न पैदा की जा सकती, उसका रूपांतरण होता रहता है। तो एक बार आइंस्टीन का नाम आपने सुना होगा। आइंस्टीन ने केवल इतनी ही बात बताई, केवल सोचा, उनके मस्तिष्क में बात आई कि ये ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों परिवर्तनीय है, यानी द्रव्य नष्ट हो सकता है। ये उनके मस्तिष्क में कहीं से बात आई और उन्होंने ये अनुभव किया, और एक वो हुआ कि द्रव्य यदि नष्ट होगा तो अपार ऊर्जा निकलेगी। अब देखिए, ये खोज थी, दैट इज डिस्कवरी ओनली, इसको आप डिस्कवरी कहेंगे, खोज। यानी बैठे बैठे उनके मस्तिष्क में आई, क्योंकि जैसे रेडियो एक्टिव जो तत्व होते हैं, वो हमेशा रेडियो एक्टिव जो भी मटेरियल होता है वो कम होता रहता है और उससे विकिरण निकलता है। और ये पता नहीं कहाँ से उनके मस्तिष्क में बात आई, वैसे ही जैसे न्यूटन के सिर पर जब सेब गिरा तो उन्होंने बताया कि धरती सभी चीजों को अपनी तरफ खींचती है। सेब उसके पहले भी गिरता था, ऐसा नहीं था कि सेब उसके पहले न्यूटन को ही मालूम हुआ कि सेब गिर रहा है। सेब पहले भी गिरता था, कोई चीज ऊपर नहीं जाती थी, सभी चीजें नीचे गिरती थी, लेकिन एक गुरुत्वाकर्षण बल की खोज न्यूटन ने की। ऐसे आइंस्टीन ने केवल इस बात की खोज की कि द्रव्य यदि नष्ट होगा अपार ऊर्जा निकलेगी, यानी द्रव्य और ऊर्जा परिवर्तनीय है। केवल इतनी सी बात उन्होंने कही थी, यानी ये खोजा, दैट वाज डिस्कवरी।
ये डिस्कवर करने के बाद अब सवाल ये उठता है कि डिस्कवर तो कर लिया, लेकिन ये प्रमाणित कैसे होगा। फिर वो कई अध्ययनों की दिशा में वो आगे बढ़े और इस पर उन्होंने चिंतन, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट सब किया और करने के बाद उनका जो एक रिसर्च था और उस रिसर्च का कंक्लूजन ये हुआ E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। आप लोगों ने इसको सुना होगा। यानी E जो एनर्जी जो है M का मतलब मास, यानी और उसके बाद C स्क्वायर, C का आशय है वेग से, कि प्रकाश का वेग, हाँ, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो यानी कि ये जो एक उन्होंने फार्मूला दिया, ये फार्मूला ऐसे ही नहीं आ गया मस्तिष्क, उनके मस्तिष्क में आया, एक उन्होंने डिस्कवर किया, दैट वाज डिस्कवरी कि मास जो है द्रव्य नष्ट होगा और उससे अपार ऊर्जा, मतलब द्रव्य और ऊर्जा की परिवर्तनीयता, इसकी उन्होंने खोज की। उसका जब अध्ययन किया तो अध्ययन करने के बाद E इक्वल टू MC स्क्वायर, यानी एक शोध किया, खोजा, रिसर्च किया और एक उन्होंने फॉर्मुलेशन किया, दैट वाज रिसर्च। ये क्या था, तो ये अनुसंधान। फिर क्या हुआ कि आपने सुना होगा कि शांति का नोबेल पुरस्कार मिलता है। अल्फ्रेड नोबेल एक वो भी साइंटिस्ट था। अल्फ्रेड नोबेल ने जब इस चीज को देखा कि आइंस्टीन ने बता दिया कि इक्वल टू MC स्क्वायर, यानी अगर 1 ग्राम मैं कह रहा हूं, 1 ग्राम अगर कोई द्रव्य नष्ट होता है, यानी उसका अस्तित्व समाप्त हो जाए, 1 ग्राम केवल, तो आपको जानते हैं कितनी ऊर्जा मिलेगी, MC स्क्वायर, यानी 1 गुणे 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा, यानी प्रति सेकेंड, तो 3 लाख गुणे 3 लाख, यानी 9 और उसके आगे 9 शून्य, लाख 5 यानी 10 शून्य, यानी 9 और उसके आगे 10 शून्य लिखें, यानी केवल 1 ग्राम नष्ट होगा, तो 9 और उसके आगे 10 शून्य लगा दें, उतनी जूल एनर्जी मिलेगी। उतनी जूल, इतनी विराट होगी कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। यानी पूरा एक कह लीजिए कि एक घर, 2-3 घरों को जला करके बिल्कुल लाल करके और उसको वो कर देते, ये आप समझ लीजिए। अब देखिए, अल्फ्रेड नोबेल ने जब इस बात को समझा तो अल्फ्रेड नोबेल ने उस पर काम करना शुरू किया। अब उसके मस्तिष्क में ये आना शुरू हुआ कि भाई 1 ग्राम हम नष्ट कैसे करें। अब ये बात हुई तो उसने इस द्रव्य को नष्ट करने का तरीका ढूंढा, कैसे नष्ट करें। आइंस्टीन ने जो थियरी दी E इक्वल टू MC स्क्वायर, मैंने आपसे क्या कहा, पहले उन्होंने, आइंस्टीन ने डिस्कवर किया कि मास और एनर्जी कन्वर्टेबल है, ये उन्होंने सोचा, ये डिस्कवर किया, ये उन्होंने खोजा। उसके बाद उन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद, जिसको आप शोध कहते हैं, वो शोध किया और शोध करने के बाद एक उन्होंने सिद्धांत दिया, और वो सिद्धांत बिल्कुल सर्वसामान्य सिद्धांत तो हुआ, जिसको सामान्यीकरण कहते हैं, E इक्वल टू MC स्क्वायर। अल्फ्रेड नोबेल ने उस पर विचार किया कि कैसे मैं इसको नष्ट करूं, कोई चीज को। तो उसने जो नष्ट करने का तरीका निकाला वो एटम बम। अब देखिए, एटम बम क्या हुआ, आविष्कार हुआ, यानी नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल आविष्कारक है एटम बम का। देखिए, खोज, शोध और उसका जो एप्लीकेशन, उसका अनुप्रयोग, ये जो अनुप्रयोग हुआ, ये अनुप्रयोग करके एक उसने आविष्कार किया। तो आविष्कार यानी किसी शोध के परिणामों का
एक कह लें कि प्रायोगिक रूप देते हुए कोई चीज खोज लेना, ये हुआ जिसको आप बोलते हैं आविष्कार। यानी खोज, शोध और आविष्कार, ये तीनों प्रक्रियाएं एक चरणबद्ध तरीके से होती हैं, इसको समझना चाहिए। अब यदि आप इसको समझ गए होंगे तो ऐसे ही, चूंकि अपने वहां गवेषणा शब्द का प्रयोग इसीलिए होता है कि गवेषणा में गौ जो है इंद्रियों के लिए है, ऐषणाएं। इंद्रियों की ऐषणा क्या होती है? इंद्रियों की ऐषणा जैसे वो है, इंद्रियों की ऐषणा होती है जानना, जिज्ञासा। जैसे नाक सूंघना चाहता है, कान सुनना चाहता है और आंख देखना चाहती है, त्वचा स्पर्श का अनुभव करना चाहता है। ये ऐषणाएं जो हैं, ये ऐषणाएं जो होती हैं गवेषणा, यानी कि जिसको आप कहते हैं ऑब्जर्वेशन, पर्यवेक्षण। जब हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से पर्यवेक्षण करते हैं तो ज्ञानेंद्रियों से पर्यवेक्षण के बाद हमारी जो है वो कुछ जानकारी मिलती है, यानी एक जिज्ञासा जिसको कहते हैं, उसकी तृप्ति होती है, वो हमारी गवेषणा है। तो अब इसके अलावा कोई जो समानवर्ती शब्द है जो न समझ में आया हो तो आप एक बार पूछ लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। बताएं, किसी की कोई जिज्ञासा? हेलो हेलो, हाँ। क्लास ले रहा हूं, तुम कल मिलो मुझसे, ठीक है? कल आ जाना 12:30 के बाद, 12:30। हाँ, 12:30, 12:30 पे, 12:30। ठीक है, तो ये किसी की कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न? सुनाएं। नहीं सर, हो गया सर। जैसे हेलो हाँ बोलो। सर, हाँ जैसे बोलो बोलो। खोज को हम ये 60 में जैसे निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं सर कि जैसे अज्ञेय को ज्ञेय बनाना है, अर्थात जो अज्ञानता के बस में है और उसको हमको ज्ञान के बस में लाना, ये खोज हो सकता है सर? बिल्कुल 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 बिल्कुल, और जैसे बिल्कुल ठीक कहते हैं। और जैसे अब इसी बात को मैं थोड़ा और ठीक करूं कि जो चीज है लेकिन दिख नहीं रही थी, यस हम मालूम नहीं था, यस सर, चीज है मालूम नहीं था, ये है। लेकिन जो अनुसंधान है, रिसर्च है, रिसर्च वास्तव में नॉलेज प्रोसेसिंग है। इस बात को आप समझिए। यस सर, नॉलेज, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इज रिसर्च। यानी आपने कुछ सूचनाओं को इकट्ठा किया और उन सूचनाओं को इकट्ठा करके आपने एक दूसरी सूचना निकाल ली। जैसे अब आपको मैं सोशल साइंस में मैं बताता हूं कि क्या हुआ कि कबीर के अध्ययन में, कबीर की भाषा के संदर्भ में आचार्य शुक्ल ने कहा सदुक्कड़ी भाषा करते थे, उनकी वाणियों का, वो उनके शब्दों का एक खिचड़ी मेल था, ये आचार्य शुक्ल ने कहा। ठीक है, उनकी भाषा के बारे में कि मतलब कई भाषाओं के शब्द उनमें मिलते हैं, ये सामान्यतया खोज का विषय था। खोज, जिसको आप कहते हैं केवल खोज। ठीक, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उनकी सभी वाणियों का वो शब्दों पर नहीं गए। देखिए, खोज ये थी कि कई भाषाओं के शब्द मिल रहे हैं, यह आचार्य शुक्ल जी ने खोज करके रखा। और लेकिन उन खोज के बल पे उन्होंने उनकी वाणी को कह दिया कि केवल इतनी सी बात कही कि ये उनकी खिचड़ी भाषा है। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया, इसको प्रमाणित किया सर। उनके सारे ज्ञान, मतलब जो जो उनके पद हैं
जो जो उनकी साखियां हैं, शब्द हैं, रमैनी हैं, सबका अध्ययन किया और उनकी भाषा संबंधी अध्ययन के बाद एक आप उस चैप्टर को पढ़िए, कबीर जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, एक बिल्कुल रिसर्च है वो। और उन्होंने कहा कि वाणी के डिक्टेटर थे। बात समझ गए कि नहीं? जी सर। ये पूरा खोजने के बाद वो बता पाए और उसकी निष्पत्ति दे पाए कि वाणी के डिक्टेटर थे। ठीक, जाति पाति के संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक जो दूसरी प्रस्तावना रखी कि वो ये हिंदू मुस्लिम और उसके बारे में, या नीची जाति ऊपर जाति के बारे में उन्होंने बताया कि किस प्रकार जाति से ऊपर उनका एक संबंध बनता है। अब देखिए, अभी 10 साल पहले एक शब्द आपने सुना होगा, सोशल इंजीनियरिंग। जातियों के आधार पर सोशल इंजीनियरिंग एक इन्वेंशन है, एक आविष्कार, और ये ऐसा आविष्कार है, यानी इस सर्वजातीय समाज में हमारी जो बहुजातियां हैं, उन जातियों में जातियों को लेकर के उसको पावर पॉलिटिक्स में प्रयोग करना, ये सोशल इंजीनियरिंग, ये वास्तव में आविष्कार इसको आप कह सकते हैं। और ये आविष्कार कैसे आया? तो ये आविष्कार आया, एक विजन 6 करके संस्था थी। उस संस्था ने, ये आप जानते होंगे कि राजनीतिक दल सर्वेक्षण कराते हैं। बसपा ने सर्वेक्षण कराया और उस सर्वेक्षण के दौरान ये देखा कि जो फर्स्ट विनर कैंडिडेट हैं, जो सेकंड विनर कैंडिडेट हैं, जो लूजर कैंडिडेट हैं, सबके किस किस प्रकार के कैंडिडेट हैं और उनके वोटर्स क्या हैं। तो उन्होंने देखा कि अरे, ये तो वोटर्स के लिए, यानी कि जो सेकंड कैंडिडेट थे, मैं अगर मेरा आप अन्यथा अर्थ न निकालें, मैं जाति का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूं कि सामाजिक विज्ञानों में इन्वेंशन क्या होता है, मैं ये बता रहा हूं। तो सामाजिक विज्ञानों में तो उन्होंने एक सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला दिया कि सोशल इंजीनियरिंग, और उसके आधार पर चुनाव लड़े और अपने लोगों को किसको किसको टिकट देना है उस आधार पर टिकट दिए। सोशल इंजीनियरिंग के आधार पर टिकट दिया और चुनाव जीत गए, तो कहा कि सोशल इंजीनियरिंग। तो अब देखिए, इस देश में जाति व्यवस्था है, सबको मालूम है। इन जातियों के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि इस देश की प्रत्येक जाति अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए अपने से भी नीची एक जाति ढूंढ लेती है। ये उन्होंने सभी जातियों का जो एक सामाजिक कार्य व्यवहार है, उसके आधार पर उसके अध्ययन के बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया, और इसका उपयोग बसपा ने सोशल इंजीनियरिंग में कर दिया। जैसे देखिए, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का जो नियम था, उसमें परस्पर आना जाना है, यानी द्रव्यमान नष्ट होगा तो एनर्जी मिलेगी, और उसका कितना मिलेगी ये कैलकुलेट करके आइंस्टीन ने बताया। लेकिन उसका दुरुपयोग किया अल्फ्रेड नोबेल ने एटम बम बनाने में। चलो जूही बैठो, बार बार तुम लोग पढ़ते हो कि केवल घूम घाम के यही सब करते रहते हो? क्या मतलब है? तो आप इस बात को समझिए कि ओवरऑल मतलब ये 3 अलग अलग चरण हैं। अनावृत करना, डिस्कवर, डिस के ऊपर कवर है, कवर हटा दीजिए, दैट इज डिस्कवर। प्याली के ऊपर कवर है, हटा, दैट इज डिस्कवर। खोल लीजिए, बता दीजिए, ये डिस्कवरी है, डिस्कवर। ठीक है। रिसर्च, री जो है, मैंने आपको बताया था कि 15वीं 16वीं शताब्दी में यूरोपीय साहित्य में अपने पुराने साहित्य को जब ज्ञान जगा तो लोगों ने खोजना शुरू किया, और जब खोजना शुरू किया तो पुनः अध्ययन करना, गहन अध्ययन, गहन, री मतलब पुराने लिटरेचर को उठाया लेकिन उस पर गहन अध्ययन किया।
इसलिए रिसर्च वास्तव में वहां गहन के लिए है। पुरानी चीजों को फिर से देखा, लेकिन फिर से खोजा, लेकिन वो गहन रूप में अध्ययन किया, यानी डेंसिटी के नाते, गहन के नाते, सघनता के नाते वो रिसर्च कहलाया। ठीक है। और किसी फार्मूले का प्रयोग करते हुए इन्वेंट कर दिया। अब जैसे आर्किमिडीज एक बार तालाब में नहा रहा था, और नंगे नहाते हैं लोग, पता है भाई, कच्छी पहना है अपना, नहा रहे थे तालाब में। उसको पता नहीं क्या हुआ, नहाते नहाते, आर्किमिडीज का नाम आप सबने सुना होगा, कि उसको लगा कि पानी हमको ऊपर धक्का दे रही है जब हम नहा रहे थे। ये हम सबने अनुभव किया होगा। वो तुरंत निकला और नंगे भाग आया घर अपने तालाब से। लोग क्या हो गया, कहा ना 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 हमको जो है, और आया तो उसने कहा कि ये कोई बल है जो जब हम डूबते हैं तो वो ऊपर की ओर धक्का देता है, यानी ऊपर की ओर धक्का देने वाला एक बल। उसने कहा ये उत्प्लावन बल है। ये उत्प्लावन बल नाम दिया उसको, कि जो उसको उत्प्लावन करता है, उत्क्षेप करता है एक बल। अब आर्किमिडीज ने उस पर दिमाग लगा करके गहन अध्ययन शुरू किया, यानी पहले तो डिस्कवर किया एक फोर्स के बारे में, और उस फोर्स के डिस्कवर करने के बाद उसने कैलकुलेट किया कि कितना बल कितना लगेगा। यानी फिर उसने रिसर्च किया, तो वो चीजों को डुबाता था, खोलता था, देखता था कि अब कितना, यानी डुबा करके देखता था कि कितना वजन हो गया। जैसे मान लीजिए 5 किलो की कोई चीज रखी और बाहर तोला, और फिर पानी में डाल करके तोला। अब कई तरह के एक्सपेरिमेंट किया, तो उसने एक फार्मूला दिया जिसको आप आर्किमिडीज का प्रिंसिपल कहते हैं, कि कितना उत्प्लावन बल काम करेगा, उसका फार्मूला दिया। यानी रिसर्च में हम किसी निष्पत्ति तक जाते हैं, एक किसी सामान्य नियम तक जाते हैं। वो सामान्य नियम जो हुआ हमारा, वो हुआ। अब क्या हुआ, उसके आधार पर अब ये हुआ पनडुब्बी बनाई गई। भाई नावें तो पहले भी थी, लेकिन इसी उत्प्लावन बल का प्रयोग करके पनडुब्बी का आविष्कार हो गया। तो आपने सामाजिक क्षेत्र में ऐसे ही मानविकी में भी बहुत सारे प्रयोग हुए हैं। मानविकी में, भाषा विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे प्रयोग हुए हैं। भाषा को किसी ने बनाया नहीं जी, लेकिन भाषा को किसी ने बनाया नहीं, लेकिन आप भाषा के पीछे की जो थियरी को देखेंगे, पढ़ेंगे, तो पूरा आपको लगेगा कि अरे तो बड़ा विचित्र साइंस है और बहुत जबरदस्त साइंस है। तो ये सारी बातें हुई। ठीक है, अब आप इसको समझ गए होंगे। इसमें किसी की और कोई जिज्ञासा? बोलो भाई। सर जो आपने कहा कि आविष्कार और गवेषणा सर एक तरह से समानार्थी शब्द है या कुछ डिफरेंस है सर इसमें? देखिए, समानार्थी तो सभी हैं, नहीं जैसे सर, लेकिन हाँ, अब चूंकि आप लोग सभी लोग चाहते हैं, तो मैं एक पहली बात आपको बताता हूँ। थोड़ा अवान्तर है, लेकिन आप समझ जाएंगे, आप समझेंगे इस बात को। गमछा शब्द के बारे में मैं क्लास में कभी बताया हूँ कि गमछा क्या होता है, कोई बताएगा? मैं देशी शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। ये गमछा क्या है और किस काम में आता है, कोई बताए? बताओ चंद्रशेखर। जी सर, जो लगाते हैं सर कपड़ा गांव में बदलते हैं, तौलिए। क्या करते हैं? गमछा सर दिखा दें क्या? नहीं, दिखाओ नहीं, क्या जो काम आता है ये जो बताओ। लगा सब देखे हैं, सब भारत के हैं। कपड़ा। देखिए, सर गम को सर गांव छानने में का काम करता तौलिया, है। जो हम लोग तौलिया। तौलिया वहीं अब से। देखिए, अब गमछा तौलिया में बहुत अंतर है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ। गमछे का प्रयोग आदमी कंधे पे रखता है,
कौन रखता है ये गमछे का प्रयोग? प्रायः कौन करता है? किसान लोग सर। निम्न वर्ग का व्यक्ति सर। प्रायः जो है गांव का आदमी जो बहुत सारे सामान अपने साथ नहीं रखना चाहता, वो गमछे का प्रयोग करता है। गमछे का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है आप समझिए। गमछे का प्रयोग आपको इज्जत देने में भी होता है, मालूम है क्या? जी सर। जी सर। गमछे का कोई प्रयोग बैठ रहा हो। हाँ, गमछे का प्रयोग किसी दूसरे को भी अपनी स्वयं की इज्जत बढ़ाने में भी होता है। पगड़ी। जी सर। जी सर। देखिए, जब आप रिक्शे वाले को बुलाते हैं और रिक्शे बैठने की कोशिश करते हैं, या आप अपने से नीचे किसी व्यक्ति के घर जाते हैं, वो बहुत आपसे प्रसन्न होता है, तो उसके पास घर में भले दूसरा कपड़ा हो, लेकिन अपने गमछे से वो कुर्सी पोंछता है। अरे साहब बैठे, आए, बहुत अच्छा हुआ आप आ गए। आपको सम्मान अपने गमछे से दे रहा है, दूसरे कपड़े से पोंछ सकता है। रिक्शा वाला कहता है बहन जी आए, अरे बैठे साहब बैठे। वो अपने रिक्शे से कब उसको पता है, लेकिन वो आपके उसके अंदर एक भाव है, उस भाव के नाते आपको सम्मान दे रहा है गमछे से। वो जब अपने को होता है तो गमछा पगड़ी बांध के और कपड़ा उसका देखिए, जब गमछा बांधे होता है तो यानी एक गौरव का बोध तो गमछे से करता है। गमछे को ओढ़ता बिछाता भी है, गमछे में खाता भी है, गमछे में वो गठिया भी लेता है, गमछे में वो क्या क्या करता है। मैं आपको कह सकता हूं दावे के साथ कि गमछे का बहुआयामी प्रयोग 50 से भी अधिक है, इसलिए वो गमछा रखता है। लेकिन जैसे ही उसकी कमाई बढ़ती है तो देखिए, गमछा भले कंधे पे रहे, वो केवल सजावटी हो जाता है। पैसा बढ़ता है तो अब गमछा भले रखता हो, लेकिन अब मोदी जी अपने गमछे में कुछ गठियाते तो नहीं है भाई। मोदी जी अपने गमछे में से मुंह तो नहीं पोंछते हैं। तो यानी जब समृद्धि आती है तो गमछे की अपनी जगह बनी होती है, और गमछे के साथ क्या होता है कि रुमाल पॉकेट में आ गया, गमछे का ही एक कटा हुआ टुकड़ा रुमाल आ गया, गमछे का ही एक कपड़ा चद्दर आ गई, गमछे का ही एक कपड़ा। थोड़ा और समृद्धि आती, देखिए जो गरीब होते हैं उनके वहां ओढ़ने की चद्दर, बिछाने की चद्दर अलग अलग नहीं होती है, वो चद्दर एक कोई ओढ़ भी लेते हैं, जरूरत पड़ी तो बिछा भी लेते हैं। लेकिन समृद्धि आती है तो ओढ़ने की चद्दर अलग होती है, बिछाने की चद्दर अलग। और समृद्धि आती है तो नहाने की चद्दर यानी नहाने का गमछा तौलिया अलग हो जाता है। और समृद्धि आती है तो डाइनिंग टेबल का खाते समय मुंह पोंछने की तौलिया अलग हो गई, और जो वॉश बेसिन के पास टॉवेल अलग हो गई। और इतने नहीं हुआ, घर के जितने सदस्य सबकी रुमाल अलग, सबके नहाने की तौलिया अलग, सबका जो है ये बिल्कुल भिन्न भिन्न। थोड़ी और समृद्धि आती है, बड़े बड़े होटलों में जाएंगे तो बेडशीट के ऊपर एक बेड कवर होता है। बहुत बड़े समृद्ध घरों में यानी बेडशीट तो बिछी है, चद्दर बिछी है, लेकिन उसके ऊपर एक कवर भी बिछा। अब आपको इसका आशय क्या है ये समझिए कि समृद्धि के साथ साथ साधन बढ़ते हैं, और वो साधन थोड़े थोड़े अंतरों से बढ़ते हैं। चीज एक ही होता है लेकिन साधन बढ़ता है। ऐसे ही हम चूंकि रिसर्च स्कॉलर हैं, हमको मालूम होना चाहिए कि जब हमारी हम अब इसके बाद हम ऊपर नहीं कुछ पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे। आप उच्च अध्ययन पे आ गए तो आपकी शब्द संपदा बढ़ती है, आपकी भाषिक अभिवृद्धि होती है, भाषिक क्षमता बढ़ती है। तो अब जब हमारा ये सब कुछ पढ़ने लगता है तो शब्द संख्या बढ़ती है। इसलिए अनपढ़ आदमी कुछ शब्दों से काम चला लेता है, और पढ़ा आदमी सभी शब्दों के पर्यायों में भिन्न भिन्न अर्थ रखता है। कभी लोग यही करते हैं,
अब पंकज किसी ने पहली बार कमल में खिले कीचड़ में खिले कमल के उसमें कीचड़ में खिले कमल के लिए प्रयोग किया, तो वो पंकज शब्द बन गया। पंक धनज पंकज। किसी ने पानी में खिलने के नाते उसको कहा ये पानी में ये जन्म लिया है, तो वारिज हो गया, नीरज हो गया। ठीक है। अब देखिए सभी शब्दों का, चूंकि हम लोग भाषा से जुड़े हैं, सभी शब्दों की अर्थ व्यंजना भिन्न भिन्न होती है, इसलिए पर्याय एक होते हुए भी उच्च स्तर पर हम भाषा विज्ञान से जुड़े हुए लोग हैं, हमें इस अर्थ व्यंजना का अंतर समझना चाहिए। अर्थ व्यंजना भिन्न भिन्न होती है, इसलिए आप सामान्य लोग रिसर्च उसी को कह देते हैं, सामान्य लोग अनुसंधान उसी को कह देते हैं, सामान्य लोग उसी को डिस्कवरी कह देते हैं, सामान्य लोग उसको अनुसंधान गवेषणा कुछ भी कह दें। लेकिन हम विद्यार्थी को मालूम होना चाहिए कि पर्याय का प्रयोग करते करते उसके सभी भिन्न पर्यायों की अर्थ ध्वनियां भिन्न भिन्न हैं, उसका समझ करके सचेत प्रयोग करना चाहिए। जैसे कम पढ़ा लिखा आदमी साले शब्द का प्रयोग कैसे करता है, आप अन्यथा न लीजिएगा। अपने मित्र के लिए कहता साले अबे साले आओ चलो घूमे। अब देखो ये कम पढ़े लिखे आदमी का परिचय है। किसी को गाली देना होता है तब साले शब्द का प्रयोग करता है, और अपने रिश्तेदार को बताना हो तो साले शब्द का प्रयोग करता ही है कि हमारी पत्नी के भाई हैं। यानी संबंध बताना, गाली बताना, और थोड़ा और कम पढ़ा लिखा कितना बढ़िया है। यानी अब आप भिन्न प्रकार के मनोभावों की अभिव्यक्ति के लिए एक शब्द का बिना जाने तकिया कलाम के रूप में कई प्रकार का प्रयोग करते हैं, लेकिन पढ़े लिखे आदमी से यह अपेक्षा नहीं की जाती है। क्यों नहीं की जाती है? क्योंकि निश्चित तौर पर उसके लिए प्रेम के शब्द होंगे, निश्चित तौर पर उसके लिए गाली के शब्द होंगे, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि उसके पास मनुहार करने के शब्द होंगे। यानी इतनी अर्थ व्यंजनाओं के लिए अलग अलग उसके पास जो कहना चाहता है वो शब्द होंगे। और आपको देखिए भाषा में बड़ी ताकत होती है। लालू यादव ने 15 साल राज किया केवल भाषा पर, केवल भाषा के, और टीवी में सबसे नंबर 1 को रहते थे केवल भाषा के बल पर। चरवाहा विश्वविद्यालय खुलवाया उन्होंने एक शब्द देकर के। चरवाहा विश्वविद्यालय नहीं खुला, कोई उसमें पढ़ने नहीं गया, लेकिन केवल एक शब्द की ताकत पर उन्होंने बड़े लोगों को आकर्षित कर लिया। तो ये पूरा जो नेतागण हैं और वो शब्द की ताकत पूरी जानते हैं। जो अध्यापक गण हैं, जो शोधार्थी गण हैं, वो शब्द की ताकत जानते हैं, वो भाषा की ताकत जानते हैं। तो इसलिए पर्यायों के प्रयोग में हमको बहुत सचेत रहना चाहिए। अब आप इस तरह के प्रश्न परमेश्वर नहीं करोगे, क्योंकि सभी शब्द भिन्नार्थक होते हैं, उसकी अर्थ व्यंजना भिन्न होती है। ठीक है, इस अर्थ व्यंजना के आधार पर ही हम चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है ना भाई? जी सर। मैं अपनी बात बता पाया कि नहीं? जी सर। जी सर। अच्छा, और किसी की जिज्ञासा? और किसी की कुछ जिज्ञासा? 5-6 मिनट है, 5 मिनट पूछ लीजिए, समय का उपयोग करिए। क्योंकि अब नई कोई चीज शुरू करूंगा तो समय लगेगा। लेकिन दूसरी क्लास है, इसलिए मैं अब इसको कोई नया चीज नहीं शुरू करूंगा। कोई जिज्ञासा हो तो बताओ। सर जैसे मनुष्य के पूर्वज बंदर थे, तो हाँ। ये एक सर्च कही जाएगी कि रिसर्च कही जाएगी? ये देखो, ये वाक्य है, ठीक है, और इसके ये विकासवादी वाक्य है।
जो इसके पीछे पूरा एक विकासवाद है, और जो वाद है वो डार्विन ने विकासवाद दिया। हीगल ने जो सिद्धांत दिया सामाजिक उसमें संदर्भ में, तो ये जो सिद्धांत निगमित हुआ, ये तो आप एक वाक्य कह रहे हो, लेकिन जैसे ही आप कहोगे कि मनुष्य के पूर्वज बंदर थे, तो कहीं न कहीं आप ये इसको कोट करोगे, तो कोट करने में आपको रेफरेंस देना होगा, और जो लोग पढ़े हैं वो जानते हैं कि ये किसने कहा है, ये किसकी निष्पत्ति है, वो जानते हैं। तो आपका ध्यान तुरंत डार्विन की ओर जाता है। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि किसी आदमियों के पूर्वज गधे थे, तो ये आपकी एक ये निष्पत्ति नहीं बनती है इससे। ये सामान्य सिद्धांत नहीं है, सामान्य सिद्धांत नहीं है, इसको कोई नहीं सुनेगा। तो आप कहेंगे कि ये तुम्हारी भ्रांत धारणा है। अगर यह वाक्य कह दिया जाए कि मनुष्य के पूर्वज गधे थे या मनुष्य के पूर्वज हाथी थे, तो ये होगा कि ये एक भ्रांत धारणा है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का कोई गहन विचार पद्धति नहीं है। ठीक है, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि मनुष्य के पूर्वज बंधक थे, तो इसका आशय ये है कि इसके साथ ही साथ एक इस्टेब्लिश्ड थियरी है, एक सिद्धांत है, और वो सिद्धांत है विकासवाद का। और विकासवाद का जो सिद्धांत आया वो डार्विन ने प्रयोग किया, और वो प्रयोग करके देखा कि चूहे तो कागज और इधर उधर कूड़े में पैदा हो जा रहे हैं, लेकिन वही चीज को उसने कि बंद बोतल में रख करके देखा तो चूहे नहीं पैदा हो रहे हैं। तो उसको लगा कि चूहे पैदा करने के लिए चूहे चाहिए। उसको समझ में आया कि उत्पत्ति नहीं होती है, अचानक नहीं आ जाती है चीजें, जिसको उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन बहुत कम घटित होता है। तो उसने विकासवाद का एक सिद्धांत दिया। हीगल ने भी ये दी सोशल, उसने उसका सोशल इम्प्लीकेशन किया, तो ये हुआ। तो जब आप एक एज ए रिसर्चर इस वाक्य का प्रयोग करेंगे, तो आपको तुरंत रेफरेंस देना होगा। क्यों? क्योंकि ये एक इस्टेब्लिश्ड ट्रुथ है, और इस इस्टेब्लिश्ड ट्रुथ के पीछे गहन अध्ययन है, इसलिए ये रिसर्च। अब ये रिसर्च जो है, ये अब आप मान लीजिए आप एक हाइपोथेटिकल उसमें जा रहे हैं, एक कोई हाइपोथेसिस भी कर रहे हैं, तो हाइपोथेसिस करने के पहले जो है आपको इसके बारे में भी विचार करना होगा। ठीक है, नहीं तो उसको आपको ध्यान में रखना होगा। इसलिए हम शोध छात्रों को, कोई भी या शोधार्थी को, अब आप छात्र नहीं रहे, ठीक है, आप किसी भी शोधार्थी को अपनी बात कुछ भी कहते हैं, तो जैसे देखिए मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए, तो उसमें ये कहें कि मनुष्य के पूर्वज बंदर थे, वो ठीक है। मनुष्य के पूर्वज हाथी थे, ठीक है भी है। मनुष्य के पूर्वज गधे थे, ये भी ठीक है। लेकिन ये इस्टेब्लिश्ड ट्रुथ नहीं है, इसलिए इन 2 वाक्यों का प्रयोग और बंदर का प्रयोग होगा। लेकिन वो क्यों होगा? क्योंकि आप रेफर करेंगे डार्विन को, डार्विन के विकासवाद को, इसलिए वहां पर रेफर होगा, रेफरेंस होगा। और आप अपनी तरफ से बात नहीं कह रहे हैं, आप जो कुछ भी बात कह रहे हैं, एक रिसर्च, एक स्टडी का जो मामला है, उसके आधार पे आप ये बात कह रहे हैं, इसलिए आप उसको रेफर करेंगे। ठीक है शिवनारायण जी सर। और किसी की कोई जिज्ञासा? कुछ लोग बहुत देर में जुड़े हैं, और कुछ लोगों के वीडियो ऑन नहीं होते हैं, क्या बात है? आप जब पढ़ने बैठते हैं तो अपना वीडियो देता हूँ, और पुनः हम लोग अगली कक्षा में नए संदर्भों के साथ जुड़ेंगे। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया? कोई कठिनाई तो नहीं है? क्यों? नहीं सर। ठीक है, चलिए नमस्ते। ठीक, नमस्ते सर। धन्यवाद सर। प्रणाम।